हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। तो 2021 का पहला आईपीओ आ चुका है। आप सभी को पता होगा कि 2017 के अगर हम बात करें अप्रैल में, तो गवर्नमेंट ने 5 रेलवे की कंपनीज को मंजूरी दी थी, अलाउ किया था पब्लिक इशू लाने के लिए, जिसमें 4 कंपनी ऑलरेडी ला चुकी हैं। आपने सुना होगा आईआरसीटीसी, रेल विकास, राइट्स और इरकॉन। और अब ये 5वीं कंपनी आईआरएफसी, जो बहुत बड़ी कंपनी है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, और रेलवे का मेजोरिटी ऑफ द फाइनेंस यहीं से आता है, इसका आईपीओ भी आ चुका है। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे आईआरएफसी की आईपीओ की। 1986 बेस्ड कंपनी है और इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि कब से कब तक ओपन है और किस प्राइस पे ओपन है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो इशू ओपन है वो 18 जनवरी 2021 को ओपन होगा और 20 जनवरी 2021 यानी 3 दिन के लिए 18, 19, 20 जनवरी को ओपन रहेगा। और जो प्राइस बैंड रखा गया है वो मिनिमम 25 रुपीज़ और मैक्सिमम 26 रखा गया है, यानी फ्लोर प्राइस 25 है। तो आप 25 या 26 रुपए पे अप्लाई कर सकते हैं। और लॉट साइज रखा गया है 575 शेयर, यानी अगर आप एक लॉट भी अलाउ करेंगे, एक लॉट के लिए भी अप्लाई करेंगे, तो 575 शेयर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉट इसके प्राइस बैंड के हिसाब से तो आपको 14,950 राइट हैंड साइड पे मैं कॉर्नर में दिखा रखा है, आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और मैक्सिमम एक रिटेल इन्वेस्टर 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसमें 1,94,350 का इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर आप इससे भी ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप HNI कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये है जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो इशू रखा गया है पूरा, ये सबसे बड़ा इशू है, 4,633 करोड़ का। काफ़ी बड़ा इशू है 2021 में, और इसमें 35% रिटेल इन्वेस्टर के लिए रखा गया है। साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ आपको कि जो इनके एलिजिबल एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी 50 लाख के शेयर रखे गए हैं रिजर्व, क्योंकि अपने एम्प्लॉय को भी शेयर अलॉट करना चाहते हैं। अब कंपनी के पास जो पैसा आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी क्या काम करती है, तो आपको पता लगेगा कंपनी को क्यों पैसे की ज़रूरत है और इनका बिजनेस कितना ज़्यादा फैला हुआ है। पर कंपनी अभी जो पैसा ले रही है, तो उन्होंने 2 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। एक तो ये बताया कि कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ की रिक्वायरमेंट के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, साथ ही साथ जनरल बिजनेस कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी उन्हें पैसे की ज़रूरत है। अब इस आईआरएफसी के बारे में जान लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। और पीएसयू सेक्टर की अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो उसकी फर्स्ट एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। एनबीएफसी के बारे में ज़्यादा जानना हो तो उसकी एक डिटेल वीडियो अलग से बना रखी है, जिसमें बता रखा है एनबीएफसी क्या होती है और बैंक से कैसे डिफर होती हैं। फिलहाल ये बता देता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी एनबीएफसी हैं जिनके आईपीओ आ चुके हैं, पर पीएसयू में फर्स्ट एनबीएफसी है जिसका आईपीओ आ रहा है। अब आप थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि रेलवे को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उस पैसे को जुटाने में मेजोरिटी पैसा ये कंपनी जुटाती है। और नॉट ओनली फ्रॉम इंडियन मार्केट बट ऑल्सो फ्रॉम ओवरसीज, यानी बाहर के कैपिटल मार्केट से भी जुटाती है। और आप फिफ्थ पॉइंट अगर देखेंगे इसका, तो मैं ये बता देता हूँ कि ये जो पैसा आ रहा है उससे क्या करती है, प्रोक्यूर करती है रोलिंग स्टॉक असेट्स, यानी आप देखते होंगे ट्रेन के जो डिब्बे हैं, ट्रक्स हैं, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स हैं, लोकोमोटिव्स हैं, कोचेज हैं, इन सबको बनाने के लिए रेगुलर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को पैसे की ज़रूरत होती है, और उस पैसे को ही जुटा के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को देती है। साथ ही साथ उनको जो एक्सपेंशन करना होता है, अपनी एसेट को मैनेज करना होता है, उन सभी के लिए पैसे की ज़रूरत को ये कंपनी जुटाती है। और अगर हम बात करें तो कुछ डाटा में लेके आया हूँ, जिसमें थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, इन फाइनेंशियल ईयर 2020 यानी जितनी भी रेलवे को पैसे आया था उसमें से करीबन 48% इसी कंपनी ने दिया था। और नॉट ओनली इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवे की जो और आर्म है जैसे रेल विकास निगम है, रेल टेल है, इन सब के लिए भी पैसे की ज़रूरत को जुटाती है। और अगर हम बात करें तो यहाँ डाटा दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में कि करीबन 8,000 से ज़्यादा लोकोमोटिव्स, 47,000 से ज़्यादा कोचेज़, वैगन्स की बात करें रेलवे के डिब्बों की, तो 2,14,000 से ज़्यादा, यानी ये जो बनी है उसमें इस कंपनी ने पैसा जुटाया है। अब इनके फाइनेंशियल की बात और कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। 2018, 19, 20 का मैं डाटा लेके आया हूँ। 2018 में करीबन 2001 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था इस कंपनी को। ये डाटा मिलियंस में है, दैट इज द रीजन मैं यहाँ 2001 करोड़ बोल रहा हूँ। 2019 की बात करें तो ये 2140 करोड़ करीबन का प्रॉफिट हो गया। 2020 की बात करें तो 3,192 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। और अभी सितंबर 2020 तक की बात करें तो 1,886 करोड़ का, यानी आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। और ये 30 सितंबर 2020 यानी केवल 6 महीने का प्रॉफिट है। जब ये पूरा प्रॉफिट आ जाएगा तो आप देख सकते हैं 2021 तक इनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है। अप्लाई कैसे करेंगे, तो 2 तरीके हैं। इंटरनेट बैंकिंग पे जाके ASBA प्रोसेस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको दे रखा है, आपको पता लग जाएगा कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपको नहीं पता, या आप अपने ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं।
अब इनके रजिस्ट्रार जो हैं वो हैं के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि जब आपको अलॉटमेंट होगा तो इन्हीं की वेबसाइट पे जाके आपको देखना होगा या इन्हीं की तरफ से आपको मेल आएगा। लीड मैनेजर्स में आपने सुने हुए हैं, बड़े नाम हैं HSBC सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़, SBI या डैम कैपिटल जो पहले IDFC हुआ करते थे। अब कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। पहले तो पी रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव है इनका, 9 है। और साथ ही साथ नो लिस्टेड पीयर्स, यानी इनके मैं अभी बताऊंगी फर्स्ट NBFC है, यानी कि कोई भी लिस्टेड पीयर्स नहीं है इनके। उनका EPS जो है अर्निंग पर शेयर 3.330 है। और साथ ही साथ डिविडेंड में एक कंपनी है, जब ये लिस्टेड होगी तो BSE और NSE पे होगी। तो काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव IPO है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो यही वीडियो मैं बताना था मुझे। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।